दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मृदा के बारे में अर्थात मिट्टी के बारे में। मृदा से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है, भारत में मिट्टियों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, किस संस्था ने किया है, कब किया है, कहाँ पे किया है, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है, ह्यूमस क्या है, कौन सी मिट्टी में स्वतः जुताई के लक्षण पाए जाते हैं, कौन सी मिट्टी ईंट बनाने के लिए सबसे बेहतर उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहां पर आपको मिलेंगे। जैसे हम देखते हैं ये पृथ्वी है और देखते हैं कि पृथ्वी में मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी लेयर है इसी को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और जितनी भी हमारी आवश्यकता की ज्यादातर चीजें हैं इसी पृथ्वी की ऊपरी लेयर से पूर्ति होती है। चाहे हमारा खाद्यान्न हो, लगभग 90% खाद्यान्न हमारा इसी लेयर से प्राप्त होता है, अर्थात गेहूं, धान, दलहनी, तिलहनी, ये इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। या हम कपड़े कह दें तो कपड़े कपास से तैयार होते हैं और कपास इसी लेयर में तैयार होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पे पौधे होते हैं। या ऊनी कपड़े, ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़ से मिलता है। और भेड़ कहाँ चरती है? इसी ऊपरी लेयर में घास के मैदान के रूप में वो चरते हैं और तब जाके ऊन तैयार होता है। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है भूपर्पटी कहलाती है। और इसलिए भूपर्पटी जो है एक अमूल्य संसाधन है। क्या है? अमूल्य संसाधन है। अब इसे संसाधन क्यों कहा गया है? क्योंकि इस मिट्टी की एक करीब 4 इंच मोटी लेयर इतना महत्वपूर्ण है। अगर संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर की 4 सेंटीमीटर या 4 इंच मोटी लेयर को निकाल दें तो संपूर्ण जीवन मानव का खतरे में पड़ सकता है। तो इसका भी अपना एक योगदान है। और संसाधन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहीं से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मिट्टी का बेहतर तरीके से दोहन करके हम अपनी आवश्यकताओं को आर्थिक जगत के रूप में पूर्ति करते हैं। और इसीलिए क्या कहा गया है? मृदा एक संसाधन है। तो हम देखते हैं कि हमारी ज्यादातर आवश्यकताएं की पूर्ति कहां से होती है? भूपर्पटी से होती है। अब हम बात करते हैं इस मृदा के निर्माण के बारे में। इस मृदा का निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है। इस मृदा के निर्माण में हजारों सालों का समय लग गया है। जैसे कोई मैदान है और इस मैदान में कोई मानवीय प्रहार ना किया जाए, यानी मानव द्वारा उपजाऊ ना बनाया जाए, तो यह हजारों सालों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। इनमें वनस्पतियां भी उगने में एक लंबा समय लगता है। अब कैसे वनस्पतियां उगेंगी? जैसे चूंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैदान पाए जाते हैं, कुछ पूरी तरह से निर्जन हैं, कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं और कुछ चट्टानों युक्त मैदान पाए जाते हैं। तो इन मैदानों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वनस्पतियां आई कैसे हैं। जैसे कोई पक्षी गया यहां पर, इन मैदानी क्षेत्रों में दूर दूर से पक्षी आकर बैठते हैं किसी जंगली जीव के शिकार के लिए, या दूर से आए हुए पक्षी बैठ के सुस्ताते हैं, रेस्ट करते हैं। और जब वो सुस्त करते हैं, रेस्ट करते हैं, ये शिकार करते हैं और एक लंबे समय तक अपना समय व्यतीत करते हैं तो मल भी यहीं पर छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो फल को खा लेते हैं और बीज जो है इन्हीं क्षेत्रों में छोड़ देते हैं मल द्वारा। और जैसे ही अनुकूल वातावरण होगा, बरसात होगी, वैसे ही ये बीज अंकुरित होकर एक पेड़ के रूप में बन जाएगा। और ये पेड़ का बहुत लंबा समय नहीं होगा और एक समय बाद ये फिर टूट के गिर जाएगा।
तो ये जब टूट के गिरेगा, सड़ेगा, तो ये ह्यूमस का काम करेगा, उपजाऊपन का काम करेगा। तो इस तरीके से उपजाऊ मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। मृदा को जीवित तंत्र माना गया है। क्या माना गया है? जीवित तंत्र माना गया है। अब जीवित तंत्र क्यों माना गया है? क्योंकि यदि मृदा में आप सुधार करेंगे तो मृदा बेहतर होती चली जाएगी। अगर मृदा में आप सुधार नहीं करते हैं तो आप मृदा अपरदन को जन्म देते हैं, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जीवित तंत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक पतन और अपरदन और एक बेहतर अवस्था, बदलाव की स्थिति को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी के कणों का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो जैसे ये पृथ्वी है, जाहिर सी बात है पृथ्वी जब शुरुआत में बनी होगी तो इस तरीके से रही होगी, और इसमें सूर्य का प्रकाश लगातार पड़ता रहा, और जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो निश्चित रूप में ये सामने वाला भाग क्या होगा, गर्म होगा, और कभी कभार यदि अचानक पानी बरस गया तो इनको जो है ठंडा और गर्म की वजह से क्या है, इनमें दरारें पड़ जाएंगे, मिट्टियों का टूटना शुरू हो जाएगा। मिट्टियों की टूटने की प्रक्रिया एक प्रक्रिया नहीं है, सैकड़ों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। कीटाणुओं द्वारा, मानव द्वारा, ऐसे जीवाणुओं द्वारा मिट्टी का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलाव हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मृदा कई तत्वों का मिश्रण होता है। मृदा जो है कई तत्वों का मिश्रण होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सैल। सैल का मतलब है चट्टाने, और आपको चट्टाने दो तरीके से देखने को मिलेंगी। पहला है कठोर और दूसरा है मृदु। और मृदु चट्टाने ही जो है क्या है, पृथ्वी को उपजाऊपन बनाने में मदद करते हैं। सैलों के साथ साथ मलबा भी देखने को मिलता है, मलबा यानी तत्व, और इसके साथ साथ जैव सामग्री भी यहां पर उपलब्ध होती है। अब यहां पर हम बात करते हैं जैव सामग्री क्या है। अगर आप जैव सामग्री में देखेंगे तो पशुओं के मलमूत्र ये जैव सामग्री में आएगा। इसके साथ साथ पेड़ पौधों की टहनियों का, पत्तियों का गिरना, टूटना, सड़ना, और ये सब क्या कहलाएगा, जैव सामग्री। इसके साथ साथ घास का सड़ जाना, ये सब जैव सामग्री के रूप में जानी जाती हैं। तो इस तरीके से देखते हैं मृदा का निर्माण कई तत्वों से मिलकर बना होता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से कारक मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व है, पहले आप इसको देखें तभी आप समझ पाएंगे कि मृदा को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे ये मैदानी क्षेत्र है, ये पहाड़ है, और ऐसे स्थित है, तो जाहिर सी बात है ये समुद्र है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये समुद्र है, ये मैदान है, ये तराई है, और ये पहाड़ी क्षेत्र है, और ये पहाड़ी के पीछे वाला भाग है। तो मृदा के निर्माण में सूर्य का बहुत अहम रोल है। आप देखेंगे पहाड़ों के जो गिरिपाद है या तराई क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं वनस्पतियां छोटी होती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वनस्पतियां छोटे छोटे पौधे, काई और मांस के रूप में दिखाई पड़ते हैं,
और लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई के बाद वनस्पतियों का मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, तो इस मिट्टी में इनकी क्या भूमिका है। तो इसमें सबसे पहला तथ्य आता है उच्चावच। उच्चावच यानी पृथ्वी की जो ऊंचाई है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है, उस पर निर्भर करता है कि कैसी मिट्टी का निर्माण होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें और यहां पर ज्वालामुखी को विस्फोट करा दें, और यहां पर यदि आप देखेंगे कि लिक्विड में मटेरियल निकलता है तो दूर तक फैल जाता है, तो ऐसे ही काली मृदा का निर्माण हो जाता है। ये समुद्र है, ये मैदान है, ये भी एक तरीके से मैदान है। तो उस छोटे से धरातल को जो इतने में था, उसको मैंने यहां से लेके पूरे बोर्ड में स्थित बताने की कोशिश की है। तो यहां पर क्या है, मैदान है जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। फिर यहाँ पे समुद्र है, फिर ये मैदान है, फिर तराई है, ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी के पीछे का भाग है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है उच्चावच, यानी पृथ्वी की ऊंचाई के साथ मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अलग प्रकार की होगी, क्योंकि जब यहाँ पे बरसात होगी तो मिट्टी क्या है, बहते हुए मैदानी क्षेत्रों में आके जमा हो जाएगी। समुद्र के तराई क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आके जमा हो जाएगी। धरातल पे यहाँ पे बैठ जाएगी मिट्टी, लेकिन यहाँ की मिट्टी अलग होगी। इसके साथ साथ मृदा के निर्माण में जनक सामग्री का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा कौन सा है, जनक सामग्री का मतलब है इस पृथ्वी पर जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव मलमूत्र वगैरह है, जानवरों का मलमूत्र है, वो सब किसमें, जनक सामग्री में आ जाती हैं। बीज हो गया, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगे। तो किस क्षेत्र में कैसी वनस्पतियां हैं, ये जलवायु पर निर्भर करेगा, उसके बीजों पर निर्भर करेगा और सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करेगा। जैसे आप देखेंगे तो ये क्षेत्र में यहाँ पर प्रकाश बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके पीछे वाले भाग में बहुत बेहतर प्रकाश, यानी इस भाग में नहीं मिल पाएगा। तो जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ेगा तो वहां पर बहुत बार होता है कि जो उपजाऊ उर्वरक तत्व होते हैं, उर्वरक तत्व को बनाए रखने वाले जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण है, तीसरा है जलवायु। जलवायु का भी अपना अहम रोल है, क्योंकि बरसात होगी तो इन मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आपको पानी देखने को मिलेगा, और पहाड़ी क्षेत्र में जैसे इधर को बादल जा रहे हैं तो यहाँ पे तो बरसात कर देंगे, लेकिन इस क्षेत्र में उतनी बरसात नहीं हो पाएगी, क्योंकि बादल यहाँ से जाएंगे, आगे पहाड़ से टकराएंगे तो इस क्षेत्र में वर्षा कर देंगे, लेकिन आगे बादल जो निकल जाएंगे वो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करेंगे। तो मिट्टी के निर्माण में जलवायु की भी अपनी एक अहम भूमिका है। उसके बाद वनस्पति, तो मिट्टी के निर्माण में वनस्पतियों का अहम रोल होता है, क्योंकि वनस्पतियां, पेड़ पौधे का एक अपना जीवन होता है, और उस जीवन के बाद वो पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसी मिट्टी में सड़गल जाते हैं। तो जब वनस्पतियां सड़गल जाती हैं तो वो ह्यूमस का काम करती हैं। किसका करती हैं, ह्यूमस का काम, यानी उपजाऊपन तत्व के रूप में काम करती हैं। तो वनस्पतियों का भी मिट्टी के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्रों में वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन किसानों ने क्या किया, उन क्षेत्रों को पूरी तरह से सफा कर दिया। इसके साथ साथ एक और है जीव रूप, यानी पांचवा है जीव रूप। यानी जीवों का क्या एक मिट्टी के निर्माण में अहम रोल होता है। एक मुट्ठी भर मिट्टी ले लीजिएगा,
इस मुट्ठी में उतने वायरस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जितना संपूर्ण पृथ्वी पर मानव। एक मिट्टी के बारे में अगर आपको अनुमान लगाना है कि मिट्टी बेहतर है या खराब है, तो उस मिट्टी में यदि आप सूती कपड़ा डाल देंगे तो सूती कपड़ा अगर 1 हफ्ते के अंदर नष्ट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं मिट्टी बहुत अच्छी है, और अगर नहीं होता है तो मिट्टी खराब हो चुकी है। तो जीवों का भी अपना क्या है, एक अहम रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे जीव मिट्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी मैदान में पेड़ पौधों का उगना, पशुओं का पहुंचना, उनका मलमूत्र छोड़ना वहां पर, तो इससे जो है जीव क्या करता है, मिट्टी को प्रभावित करता है। जैसे जहां पर बहुत अति चराई होती है, अति चराई की अवस्था में जानवरों के पैरों से मिट्टी के कटाव हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, और जब मिट्टी का कटाव होगा तो बरसात के साथ वो मिट्टी बह जाएगी। तो उस मैदान के निर्माण में जीवों का भी क्या है, अहम रोल है। और समय भी इसमें शामिल है। 6वां पॉइंट है समय। समय मतलब टाइम। कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश में एक लंबे समय से रह रहा है और कौन सा नहीं पड़ता है, या मिट्टी कितनी पुरानी है, गंगा की जो मिट्टी है वो कितनी पुरानी है, क्योंकि गंगा द्वारा हर वर्ष बहा कर लाई जाती है। अब गंगा के मैदान 2 तरीके से पाए जाते हैं, एक भांगर और दूसरा खादर। तो पुरानी जो है मिट्टी वो भांगर कहलाती है, और जो नई जलोढ़ मृदा है वो खादर कहलाती है। तो इस तरीके से मैदानों के निर्माण में या मिट्टी के निर्माण में समय का भी एक अहम रोल रहता है। और सबसे अहम रोल है मानवीय क्रियाएं। तो मानवीय क्रियाएं जो है, मानव पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और इस मानव ने अपने आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन करने की कोशिश की, और उसने बड़े बड़े बांध बना दिए, नहरें निकाल दी, और नहरों से जो है अनुपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ के रूप में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए इंदिरा गांधी नहर जो पंजाब से निकलकर राजस्थान वाले एरिया में, गंगानगर वाले क्षेत्र में पहुंचती है, तो वो क्या कहती है, वो मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत आसपास के एरियाओं को क्या है, हरा भरा बना दिया, और वो मिट्टी में अब लगातार सुधार होता जाएगा। मानव बहुत बार मिट्टी में केमिकल का छिड़काव कर देता है, तो मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती है। तो मिट्टी के निर्माण में मानव का एक लंबे समय से, यानी जब से पृथ्वी पर आया है तब से उसकी प्रकृति को प्रभावित करती रही। तो इस तरीके से हमने देखा कि मिट्टी के निर्माण में ये कई ऐसी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, शामिल हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मृदा के घटक कौन कौन से हैं। मृदा के घटक अर्थात मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें खनिज तत्व भी मिट्टी में पाए जाते हैं, और ये खनिज जो है मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने में योगदान प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमस क्या है? अगर ह्यूमस के बारे में आप समझिएंगे, जैसे आपने बाग देखा होगा, बाग में बसंत की ऋतु में पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ों से टूट के नीचे गिर जाती हैं, और वो फिर हवा के द्वारा किसी गड्ढे में पड़ी रहती हैं, और बरसात जब आती है तो गड्ढे में पानी भर जाता है और पत्तियां उसी में सड़ गल जाती हैं। जो एक ऐसा तत्व छिपछिपा, लसलसा, गाढ़ा सा, वही क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। और ये ह्यूमस बहुत ही उपजाऊ होता है। खनिज, ह्यूमस, और इसमें जलवायु का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद हम देखते हैं मृदा के निर्माण में
एक प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ती है। तो मृदा के निर्माण में आप देखेंगे मिट्टी के निर्माण में 3 परतें पाई जाती हैं। का संस्तर, फिर इसी के नीचे खा संस्तर और फिर गा संस्तर। तो इस तरीके के संस्तर, ऐसे परतें पाई जाती हैं, यानी ये ऊपरी संस्तर है, यानी इसी पर घास वगैरह उगती है, पेड़ पौधे उगते हैं, और ये शेष उसके नीचे के परतें हैं। तो इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है का संस्तर क्या है, खा संस्तर क्या है और गा संस्तर क्या है। तो का संस्तर में आप देखेंगे का संस्तर में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि किस संस्तर में पोषक तत्व पाए जाते हैं, या पेड़ पौधे किस संस्तर में होते हैं, पेड़ पौधे, तो ये का संस्तर में ही पाए जाते हैं। तो पोषक तत्वों के यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, इसके साथ साथ नमी भी बनी रहती है। कहाँ पर, का संस्तर में, और खनिज पदार्थ भी यहीं पर उपस्थित होते हैं, खनिज पदार्थ। तो प्रश्न पूछा जाता है खनिज पदार्थ किस संस्तर में पाए जाते हैं, तो खनिज पदार्थ का संस्तर में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खा संस्तर के बारे में। तो खा संस्तर के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर का संस्तर के भी तत्व पाए जाते हैं और गा संस्तर के भी तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक संक्रमण की अवस्था कहलाते हैं, यानी मध्य की अवस्था कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गा संस्तर के बारे में। गा संस्तर में ये मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था कहलाती है। पूछा जाता है मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो वो गा संस्तर है। इसमें ढीली जनक सामग्री पाई जाती है। कैसी, ढीली जनक सामग्री पाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है गा संस्तर में का निर्माण सबसे नीचे होता है और इसी को प्रथम अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम अवस्था भी कहा जाता है, मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था कहा जाता है। और इन तीनों का अलग अलग जो बदलाव है इसे परिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिच्छेदिका। प्रश्न पूछा जाता है मिट्टी के निर्माण में परिच्छेदिका कितने प्रकार से है, तो परिच्छेदिका 3 प्रकार से है, का संस्तर, खा संस्तर और गा संस्तर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो डाउनलोड करने में बहुत समस्याएं आएंगी, और इसलिए इसको यहीं पर रखते हैं। और शेष अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ICAR ने भारत में मृदा के निर्माण को कितने प्रकार से विभाजित किया है, उसमें कौन कौन से हैं उनके नाम के बारे में बात करेंगे, और चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से किस क्षेत्र में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। ये जानकारी आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।